Good morning to all. Today's our fourth class of chapter first, electric charges in fields. In the previous class, we have been already discussed about the electric field intensity due to a dipole at axial point and equatorial point. So today we will start the next topic, electric torque acting on an electric dipole. ठीक है, let's start. So टुडे इज़ आवर टॉपिक टॉर्क ऑन अ डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है, तो कंसिडर किया हमने यहाँ हमारी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड्स हैं. यूनिफॉर्म दैट मीन्स पैरेलल स्ट्रेट लाइंस होंगी. यहाँ हमारे एक डाइपोल रखा है. ठीक है, आप जानते हैं डाइपोल कैसे बनता है. पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस प्लस क्यू एंड माइनस क्यू सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस 2L. ठीक है, यहाँ से हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे. एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हमने. ये एंगल जो होगा हमारा, इस एंगल को हम एज्यूम करेंगे, ये एंगल होगा हमारा थीटा. ठीक है, अब देखिए यहाँ ये एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई में रखा हुआ है. तो आपको दिखाई दे रहा है दो चार्जेस हैं. जब किसी चार्ज को हमने पढ़ा है, जब किसी चार्ज को किसी एक्सटर्नल फील्ड में रखा जाता है तो उस पर फोर्स लगता है F = QE. तो यहाँ पर भी देखिए कौन कौन से फोर्स लग रहे होंगे. एक चार्ज ये वाला फोर्स लग रहा होगा इस डायरेक्शन में F1. सिमिलरली इस वाले पर एक फोर्स लग रहा होगा F2. F1 एंड F2 आर इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन. और फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा, F = QE. ठीक है, जो मैग्नीट्यूड होगा वो होगा हमारा F = QE. ठीक है, तो हम कहेंगे यहाँ पर दो फोर्सेस लग रहे होंगे F1 एंड F2. दोनों क्या होंगे, मैग्नीट्यूड में तो इक्वल होंगे Q × E. ठीक है, अगर आप बात करें दोनों के मैग्नीट्यूड की, और डायरेक्शन की बात करें तो अपोजिट होंगे. तो अगर हम ये वाले डिस्टेंस निकालेंगे तो ये कितनी हो जाएगी आपकी, देखो साइन थीटा = होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस. परपेंडिकुलर होता है एंगल के सामने वाला, तो हमें परपेंडिकुलर निकालना है. हाइपोटेनस है हमारा 2L, तो परपेंडिकुलर अपॉन 2L. तो हमारे पास जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ गई वो आ गई हमारे पास 2L साइन थीटा. तो ये वाली डिस्टेंस हमारे पास आ गई 2L साइन थीटा. ठीक है, अब हमने पढ़ा है सेम डायग्राम यू सी इन द फिगर. दिस डिस्टेंस 2L साइन थीटा, F1 = QE, F2 = -QE. तो जब हम नेट फोर्स यहाँ पर निकालेंगे, नेट फोर्स विल बी = होगा F1 + F2 QE - QE = 0. ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, व्हाट इज़ द नेट फोर्स ऑन द डाइपोल. तो याद रखना किसी डाइपोल पर नेट फोर्स कितना होता है, 0 होता है. ठीक है, अब हमने पढ़ा है जब किसी भी लाइन पर या कहें किसी भी लाइन ऑफ एक्शन पर टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं तो वो उसको रोटेशन कराता है, एक रोटेटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, और इस रोटेटिंग इफेक्ट को हम कहते हैं टॉर्क. ठीक है, और टॉर्क किसके इक्वल होता है, टॉ = होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस. तो जब यहाँ से आप फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिखेंगे तो फोर्स है QE मल्टीप्लाइड बाय 2L साइन थीटा. ठीक है, 2L साइन थीटा. तो कितना आ जाएगा आपका, टॉ = QE × 2L साइन थीटा. Q × 2L आप एक साथ लिख लेंगे, यह आ जाएगा आपका E साइन थीटा. Q × 2L आप जानते हैं होता है डाइपोल मोमेंट P. तो टॉ विल बी = आ गया आपका PE साइन थीटा. ठीक है, अब अगर वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो आप लिखेंगे वेक्टर टॉर्क वेक्टर विल = द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ डाइपोल मोमेंट वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर. टॉ = P × E. ओके, ये आपका कंप्लीट हो गया डेरिवेशन कि किसी भी डाइपोल को जब एक्सटर्नल फील्ड में रखा जाता है तो उस पर लगने वाला टॉर्क कितना होता है, टॉ विल बी = PE साइन थीटा. तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है
कॉन्टीन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो व्हाट इज़ कॉन्टीन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, आप देख सकते हैं इफ़ चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन अ कॉन्टीन्यूस मैनर ओवर अ सरफेस, किसी भी सरफेस पर अगर कॉन्टीन्यूस मैनर में, कॉन्टीन्यूस मैनर मतलब हर एक पॉइंट पे एक तरह का चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, तो हम उसे क्या कहेंगे, कॉन्टीन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहेंगे। 3 टाइप का होता है, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एंड लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एंड वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए लीनियर चार्ज को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, लैम्डा से, Q अपॉन L। अगर चार्ज आपका लाइन वाइज डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है, मतलब लेंथली डिस्ट्रीब्यूट होगा तो हम कहेंगे लीनियर चार्ज डेंसिटी। अगर किसी सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट होगा तो हम कहेंगे उसको सरफेस चार्ज डेंसिटी। ठीक है, जैसे यहाँ आपको ये सरफेस दिखाई दे रही हैं, मान लीजिए ये कोई सरफेस है, यहाँ कॉन्टीन्यूस मैनर, ऐसा नहीं कि देखिए डिसकॉन्टीन्यूस मैनर का क्या मतलब है, मान लीजिए ये आर्क है तो यहाँ ये चार्ज है और यहाँ पर, तो आप देखेंगे इस पोर्शन पर तो चार्ज ज़्यादा है और इस पोर्शन पर चार्ज आपका कम है, तो ये क्या होगा, डिसकॉन्टीन्यूस होगा। और डिसकॉन्टीन्यूस केस हम अभी नहीं पढ़ेंगे, वो आप हायर स्टडीज़ में जाकर पढ़ेंगे कॉन्टीन्यूस एंड डिसकॉन्टीन्यूस का। ओके, तो हम अभी पढ़ रहे हैं कॉन्टीन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा से, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड पर यूनिट सरफेस एरिया, सिग्मा इज इक्वल्स टू Q अपॉन S इज कॉल्ड द सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा आपका, अगर चार्ज आपका कहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट है, थ्रू आउट वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट है, तो वह होगा आपका वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसे हम रो से रिप्रेजेंट करते हैं, रो इज इक्वल्स टू Q अपॉन V। चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, यूनिट अगर लिखें तो कूलाम पर मीटर क्यूब, क्योंकि चार्ज की यूनिट कूलाम और वॉल्यूम की यूनिट मीटर क्यूब। तो ये आ गई आपकी सब वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी और इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम रो से। ओके, नेक्स्ट आता है आपका एरिया वेक्टर, गॉस थ्योरम, और सबसे पहले हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम किसे कहते हैं, यहाँ फिगर में आप कुछ देख रहे हैं बच्चों, इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसे कहेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। देखिए ये आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दिखाई दे रही हैं, यहाँ पर एक ही आपको सरफेस एरिया दिखाई दे रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस एरिया पे इस तरह से है और इस एरिया का जो हमने नॉर्मल बनाया है। एक बात और, कोई भी सरफेस है, जैसे मैंने एक ये सरफेस ली तो इसका जो परपेंडिकुलर होगा, आउटवर्ड नॉर्मल होगा, तो पेपर पर तो हम ऐसे ही ड्रॉ करेंगे, ये रिप्रेजेंट करेगा इसके एरिया वेक्टर को, और एरिया वेक्टर हमेशा सरफेस का नॉर्मल होगा। ठीक है, जैसे अपनी पाल्म पे आप एक पेन खड़ा कीजिए आउटवर्ड डायरेक्शन में, तो वो उसकी आपकी जो पाल्म है उसके सरफेस का परपेंडिकुलर होगा। दोनों के बीच कितना एंगल बन रहा है, थीटा। तो फ्लक्स विल बी इज इक्वल्स टू होता है वेक्टर E डॉट DS या DA। DA एक स्मॉल पोर्शन हमने ले लिया इस पूरे सरफेस का, DA हमने उसका एरिया बोला है, टोटल एरिया कितना था, A था, हमने इसका स्मॉल पोर्शन ले लिया, ये वाला पोर्शन, जिसे हमने कहा DA। तो E डॉट DA क्या आ गया आपका, फ्लक्स। अब फ्लक्स को कहेंगे क्या हम, क्या होता है, तो इट इज़ द मेजर ऑफ टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, electric field lines passing through a unit area। किसी भी यूनिट एरिया से पास होने वाली जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है, मेजर ऑफ टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स पासिंग थ्रू अ यूनिट एरिया इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। किसी भी एरिया से पास होने वाली जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है उनके मेजरमेंट को हम उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। फॉर्मूला आपके पास है, फ्लक्स विल बी इज इक्वल्स टू फाई से रिप्रेजेंट करते हैं, सिंबल है आपका फ्लक्स का EA कॉस थीटा। EA कॉस थीटा क्यों आया है, अगर यहाँ पर मैंने अभी आपको बताया, मैं छोटा सा एरिया ले लूँ, ये भाई टोटल एरिया तो A है, मैंने छोटा सा लिया, तो डेरिवेटिव फॉर्म में क्या लिखेंगे, DA, और फ्लक्स भी क्या होगा, इससे छोटा सा ही पास होगा, D फाई। तो D फाई विल बी इज इक्वल्स टू E डॉट DS। डॉट प्रोडक्ट होता है ना जो 11th क्लास में हमने पढ़ा है, जब हम डॉट प्रोडक्ट को सॉल्व करेंगे तो आपको पता है कॉस आता है, तो EDS कॉस थीटा। ओके,
नाउ वी कम ऑन द आवर नेक्स्ट टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, गॉस लॉ और गॉस थ्योरम। क्या कहता है? द नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस विल बी इज इक्वल्स टू 1/ε0 टाइम्स ऑफ चार्ज एनक्लोज बाय दैट सरफेस। मतलब किसी भी सरफेस से पास होने वाला टोटल फ्लक्स, ये इंटीग्रेशन का साइन लगाया हमने टोटल के लिए, किसके इक्वल होगा? Q/ε0, एंड इट इज़ एप्लीकेबल ओनली फॉर द क्लोज्ड सरफेस। किसी भी टाइप की क्लोज सरफेस हो उसके लिए आपका क्या होगा? फ्लक्स जो भी होगा वो कितना होगा? Q/ε0। इट इज़ एप्लीकेबल फॉर 3 सिमेट्री। फर्स्ट आता है आपका प्लेन सिमेट्री, सिलेंड्रिकल सिमेट्री, स्फेरिकल सिमेट्री। ठीक है, प्लेन सिमेट्री कहाँ होगी आपकी? यहाँ आपको दिखाई दे रही है, सिलेंड्रिकल सिमेट्री और स्फेरिकल सिमेट्री। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा नीचे गॉसियन सरफेस। किसे कहेंगे? तो एक इमेजिनरी सरफेस होती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ कोई चार्ज रखा है Q, अब मुझे इस चार्ज को बाउंड करना है, तो क्या पॉसिबिलिटी है कि मैं इसको बाउंड करूँ? मैं एक स्फेयर बना दूँ इसके चारों तरफ, तो ये चार्ज चारों तरफ से बाउंड हो गया। ठीक है, तो ये जो मैंने सरफेस बनाई इमेजिनरी सरफेस, ये सरफेस मेरी कहलाती है क्या? गॉसियन सरफेस, इमेजिनरी गॉसियन सरफेस। अब ऐसे ही जैसे कंसिडर कर लो, हमारे पास क्या है? एक लाइन है मेरे पास, और इस लाइन पे मेरा चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, प्लस चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है। अब मुझे इस चार्ज को बाउंड करना है, तो मैं कैसे करूँगी? इस चार्ज को बाउंड करना है तो मुझे एक सिलेंडर बनाना पड़ेगा ऐसे। एक यही पॉसिबिलिटी है कि इस चार्ज को मैं दोनों तरफ से एनक्लोज कर पाऊँ। एनक्लोज का मतलब होता है बच्चों घेरना, बाउंड करना। तो यही एक पॉसिबिलिटी ऐसी है जिससे मैं इसे बाउंड कर पाती हूँ। ठीक है, तो ये वाली जो सरफेस बनी मेरी, ये बनी सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस। क्या बनी? सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस। नाउ देखो अब आगे, अब एक चीज़ देखो, आप सब लोगों ने क्या देखा होगा? पेन देखा होगा। चलो मैं थोड़ा से, अपनी ड्राइंग अच्छी नहीं है बट कोशिश करती हूँ आपको थोड़ा सा व्यू समझ आए। ठीक है, मान लो एक मैंने ये पेन बनाया। ठीक है, ये इसकी निब हो गई, टिप हो गई, ऐसे कुछ। ठीक है, यहाँ वही जो भी डिज़ाइंस होते हैं पेन के। अब आपने सबने देखा है इसके अंदर रिफिल होता है पेन के अंदर। एक मिनट, मैं कलर चेंज कर लेती हूँ। ये पेन के अंदर रिफिल है। ठीक है, ये पूरा जो है ये इस पेन का रिफिल है। अब ऐसे समझिए आप लोग कि जो पेन का रिफिल है ये एक लीनियर चार्ज है, एक वायर है जिस पे चारों तरफ चार्ज है। यहाँ पर भी चार्ज है, यहाँ पर भी चार्ज है, यहाँ पर भी चार्ज है। तो क्या पॉसिबिलिटी है कि सरफेस कैसी हो? तो आप सब लोग जानते हैं बहुत अच्छे से कि रिफिल को हम किसके अंदर? पेन के अंदर डालते हैं। जो पेन होता है आपका तो चारों तरफ से सिलेंडर की तरह होता है, और जो रिफिल है वो उस रिफिल को, वो पेन का कवर जो है चारों तरफ से बाउंड कर लेता है। तो कैसी सरफेस बना रहा है? वो एक गॉसियन सरफेस बना रहा है। तो इसी तरह से लीनियर चार्ज के लिए जो आपकी सरफेस बनेगी वो कैसी बनेगी? सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस। ठीक है, तो देखिए अगर इसको आपको बाउंड करना है तो आपको दिखाई भी दे रहा है क्या बन गया? एक सिलेंडर बन गया, और इसी को हम कहेंगे सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस। तो क्लियर? लीनियर चार्ज डेंसिटी, जब लीनियर चार्ज वायर होगी, लाइन चार्ज वायर होगी, तो आपकी सरफेस क्या बनाएंगे हम? गॉसियन सरफेस क्या होगी? सिलेंड्रिकल होगी। चलिए गॉस थ्योरम पर चलते हैं थोड़ा सा। क्या कहती है हमारी गॉस थ्योरम? ये कहती है, अभी बता ही दिया, द नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस, किसी भी क्लोज सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स 1/ε0 टाइम्स होता है टोटल चार्ज का। मतलब अगर मैं टोटल फ्लक्स लिखूँ φE इज इक्वल्स टू है Q/ε0। इसी को मुझे प्रूफ करना है, तो प्रूफ हम कैसे करेंगे इसको? देखो ज़रा। ठीक है, कंसिडर किया हमने, एक हमारा Q चार्ज है और हमने क्या मान लिया? यहाँ पर एक स्फेयर मान लिया। तो ये इसके लिए क्या हो गई? स्फेरिकल गॉसियन सरफेस हो गई। इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ये होंगी।
हमने इस सरफेस का एक छोटा सा एरिया मान लिया ये, ठीक है, ds कह लो या dA कह लो। ds सरफेस एरिया हो गया और ये डिस्टेंस हो गया, आपको पता है अगर ये सेंटर है, सेंटर पे चार्ज रखा है तो हर एक क्या होगा, रेडियस होगी, ठीक है, r होगी। और आपको भी मैंने बताया सरफेस का नॉर्मल हमेशा उसका एरिया वेक्टर होता है, तो ये ds वेक्टर क्या हो गया, एरिया वेक्टर हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आप लिखेंगे कितना आ जाएगा, k q/r²। फ्लक्स अगर निकालेंगे तो अभी मैंने आपको बताया फ्लक्स कैसे निकालते हैं, E.ds किसके बराबर होता है, टोटल फ्लक्स के। तो E और ds के बीच कितना एंगल होगा, दोनों वेक्टर एक ही डायरेक्शन में है तो दोनों के बीच एंगल 0 डिग्री, 0 हो गया। EDS cos 0 की वैल्यू 1, E आ गया बाहर, ये आ गया आपका ds इज इक्वल्स टू कितना हो गया, फाई E, ठीक है। यहाँ से देखिए E तो एज इट इज़ रहेगा, E की वैल्यू आप पुट कर दीजिए, कितनी है, k q/r², और ds कितना होगा, 4πr², ठीक है। r² से r² कैंसिल, कितना बचा हमारा, kq यहाँ से, और ये क्या होगा, 1/4πε0। इसकी वैल्यू देखो, फिर से मैं लिखती हूँ एक बार, ये हो गया मेरा, यहाँ से निकल कर आया फ्लक्स इज इक्वल्स टू E.ds, ये हो गया हमारा k q/r² मल्टीप्लाइड बाय 4πr²। r² से r² कैंसिल, k की वैल्यू पुट करो, क्या होती है, 1/4πε0 मल्टीप्लाइड बाय 4π से 4π कैंसिल, q/ε0। तो टोटल फ्लक्स कितना आ गया, किसी क्लोज सरफेस से पास होने वाला टोटल फ्लक्स कितना होता है, q/ε0। तो ये आ गई हमारी गॉस थ्योरम, क्या कहती है, द नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस विल बी इक्वल्स टू q/ε0। देखिए चलिए थोड़ा सा और व्यू में क्लियर कर देती हूँ एक फिगर से आपको। देखो यहाँ एक आपको साइंटिस्ट दिखाई दे रहे हैं, ये आपके हैं गॉस, जिन्होंने गॉस थ्योरम आपकी दी है। यहाँ कुछ सरफेसेस आपको दिखाई दे रही हैं, S1 S2 S3। अब देखिए सबकी शेप अलग अलग है, ठीक है, लेकिन इनसे पास होने वाला फ्लक्स, तीनों से पास होने वाला फ्लक्स इक्वल होगा, q/ε0 होगा। क्यों होगा, क्योंकि गॉस लॉ सिर्फ एक कंडीशन को सेटिस्फाई करता है कि सरफेस आपकी क्लोज्ड होनी चाहिए, नो मैटर व्हाट इज़ द शेप और साइज़ ऑफ द सरफेस। सरफेस का साइज़ क्या है, शेप क्या है, ये मैटर नहीं करता। क्लोज्ड होगी अगर और चार्ज को एनक्लोज करेगी तो सबके लिए एप्लीकेबल होगा आपका गॉस लॉ, q/ε0। ओके, तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया, बस लास्ट इसकी 2 एप्लीकेशंस और बची हैं, देन चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। इफ़ यू हैव मोर क्वेरीज और रिलेटेड टू अनदर टॉपिक या किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, तो वी विल डिस्कस इन योर क्वेरी टाइम। सो इसे कंप्लीट करो आप लोग अच्छे से। बेस्ट ऑफ लक।